अध्याय 41 धीमा और धीमा। कार्ल ने शहर के केंद्र के बारे में जो पहली चीज देखी वह यह थी कि यह कितना साफ था। यहाँ युद्ध का कोई निशान नहीं था। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि इस जगह की रक्षा के लिए आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी। इसलिए तार्किक रूप से अधिकांश निवासियों ने बस शहर छोड़ दिया होगा या शहर के किसी दूसरे हिस्से में अंत तक लड़ाई लड़ी होगी। कार्ल ने अनिच्छा से पास की बड़ी पत्थर की इमारत की जांच की, जिसके दरवाजे खुले छोड़े गए थे, और पाया कि अंदर तो कुछ गड़बड़ थी, लेकिन यहाँ किसी लड़ाई का कोई संकेत नहीं था। तो या तो वे पहले ही चले गए थे या हमला रात में हुआ था जब कोई काम पर नहीं था। अगर लड़ाई रात में हुई और हर गांव में सुरक्षा की परिधि को पार कर गई, तो यह समझ में आता है कि सड़कों पर देखने के लिए बहुत कम था। गॉब्लिन्स ने घरों पर हमला किया होगा, और जब तक अलार्म बजाया गया तब तक शहर के अधिकांश लोग अपनी नींद में ही मारे जा चुके होंगे। सरकारी भवन में अभी भी कंप्यूटरों के लिए बिजली थी, इसलिए कार्ल ने डाना का ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजाई और उसे अंदर आने का इशारा किया। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? मैंने पहले कभी यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखा है, उसने पूछा। ओह, कोई समस्या नहीं है। हमने स्कूल में भी इसी का इस्तेमाल किया था। यह अभी भी लॉग इन है। मुझे आश्चर्य है कि जब आप बहुत देर तक बाहर रहते हैं तो उनके कंप्यूटर में टाइम आउट सुविधा क्यों नहीं होती, उसने पूछा। उसने कुछ बटन दबाए और फिर होम बटन पर क्लिक किया और मुस्कुरा दी। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें कोई संदेश छोड़ा है। होम स्क्रीन के बीच में एक टेक्स्ट फाइल है। प्रिय खोजकर्ता और बचाव दल, इस गांव के निवासी इस नोटिस के पोस्ट होने के 30 दिनों के भीतर वापस लौटने का इरादा रखते हैं, जिससे शहर की संपत्ति बचाव के लिए अयोग्य हो जाती है। एक आश्चर्यजनक गोब्लिन हमले के साथ साथ लगातार आक्रमण के खतरे के कारण हमें सुरक्षित स्थान अल्फा पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जैसा कि इस स्थान के लिए सरकारी मानचित्रों में निर्दिष्ट है, और जब यह क्षेत्र सुरक्षित माना जाएगा तथा अभिजात वर्ग अपना काम समाप्त कर लेगा, तो हम वापस लौट आएंगे। मेयर डिनवाल। यह आज सुबह की बात है। जब यह पोस्ट किया गया था तब हम संभवतः सुबह की ब्रीफिंग के लिए एकत्र हो चुके थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो खून देखा वह उससे भी पुराना था, कार्ल ने कहा। दाना ने संदेश के समय और उसके निहितार्थ के बारे में सोचा और फिर बाहर की ओर देखा। उन्होंने कहा कि हमले जारी रहने की संभावना है। हमें केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही मिले, साथ ही घरों के अंदर जो कुछ भी गोब्लिन हॉक ने मारा था। यह वास्तव में कोई निरंतर खतरा नहीं है, है ना? मुझे लगता है कि आज रात वे फिर से जीवित बचे लोगों और लूट की तलाश में वापस आ सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम सही हो। वे वापस आने वाले हैं, न केवल वह छोटा स्काउटिंग दस्ता जिसे वे यहाँ छोड़ गए हैं, बल्कि आपूर्ति की तलाश में एक पूरी गोब्लिन जनजाति। राक्षस जीव विज्ञान पर मैंने जो किताब पढ़ी है उसमें कहा गया है कि अगर वे इससे बच सकते हैं तो उन्हें दिन के समय बाहर रहना पसंद नहीं है। इसलिए यह संभवतः अंधेरा होने के बाद होगा। इससे हमें उनके आने से पहले लगभग 7 घंटे का समय मिल जाता है, यह मानते हुए कि वे शाम ढलने के साथ हमला करेंगे। लेकिन हम उनके लिए सुरक्षा और तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं? यह इमारत ठोस पत्थर की है, जिसकी छत पत्थर की है, इसलिए यह बहुत बुरी नहीं है। हम सभी शटर बंद करके यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं, या हम इस जगह को घेर सकते हैं और शहर में गोब्लिन का शिकार करने के बाद वापस आ सकते हैं। वे भोजन की तलाश में भटकते समय यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई उनका शिकार करेगा, कार्ल ने सुझाव दिया।
इसमें दिक्कत यह है कि मैं अंधेरे में नहीं देख सकता। शायद आप देख सकते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं देख सकता। मैं अंधे होकर काम करूंगा, और मैं कोई नजदीकी लड़ाकू नहीं हूं, इसलिए मैं अपने कौशल के साथ अकेले पीछे नहीं रह सकता, दाना ने उसे याद दिलाया। तुम एक विशाल कोहरे का घेरा क्यों नहीं बनाते जो पूरे शहर को छिपा दे? इससे एक एक करके गोबलिन का शिकार करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं हॉक को खुले में किसी भी गोबलिन पर घात लगाने के लिए भेज सकता हूं, और फिर हम उन सभी से लड़ सकते हैं जो यहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यदि वे अपने साथियों को नहीं देख पाते तो उन्हें तुरंत पता नहीं चलता कि उन पर हमला हो रहा है, तथा चिल्लाने से वे सीधे हमारे पास नहीं आ पाते। इसलिए हम छोटे छोटे समूहों में उनसे लड़ सकते हैं। जब तक कि शहर में कोई बेहतर इमारत न हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी सभी इमारतें लकड़ी की बनी हैं, और मुझे विश्वास नहीं होता कि अगर गोबलिन हताश होंगे तो वे हमें बाहर निकालने के लिए उन्हें जला नहीं देंगे। ठीक है, यह योजना काम करती है। मैं अब कोहरा बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि यह तब तक बना रहता है जब तक मैं इसे खत्म नहीं करना चाहती। एक बार जब यह पूरे गांव को छिपा लेगा तो हम थोड़ा और सुरक्षित हो जाएंगे। हॉक कोहरे के पार कितनी अच्छी तरह देख सकता है? दाना ने पूछा। इसे जमीन के करीब रखें और यह ठीक है। अगर आप कोहरे में 10 मीटर तक देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि अगर यह हवा में 10 मीटर पर समाप्त हो जाता है तो हॉक इसे आसानी से देख सकता है। जमीन से 5 मीटर ऊपर भी गोबलिन को अंधा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, और फिर भी उन्हें हवा से दिखाई देना चाहिए। ऊपर से हमला करने का यह एक विनाशकारी लाभ था, और गोबलिन अपने छापा मारने वाले दल पर राक्षस के हमले की उम्मीद नहीं कर सकते थे। बहुत से राक्षस गोबलिन पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वे खाने योग्य नहीं थे। वे केवल तभी हमला करेंगे जब उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया जाएगा, या गोबलिन लालच में आकर उन्हें निशाना बनाने की गलती करेंगे। हमें आग भी तैयार रखनी चाहिए। लालटेन कुछ ऐसा जिससे हम कमरे को रोशन कर सकें, ताकि लड़ाई शुरू होने पर हम प्रवेश द्वार के आसपास ठीक से देख सकें। अगर वे हमला कर रहे हैं तो बिजली कभी भी जा सकती है। गोबलिन बहुत चालाक होते हैं, इसलिए कुछ मशालें एक अच्छा विचार होगा, दाना ने कहा। सड़क के नीचे एक ऑटो रिपेयर की दुकान है। मैं तेल और चिथरे का एक गुच्छा लूंगा, फिर उन्हें शाखाओं के चारों ओर बांध दूंगा। यह क्षेत्र को रोशन करने के लिए मशालों के रूप में काम करेगा, लेकिन मैं एक तेल लालटेन भी ढूंढूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि उनके यहाँ एक होगा, लेकिन खदानों में वे काफी आम थे। अध्याय 42 अच्छी तरह विश्राम। मैकेनिक की दुकान ब्लॉक के ठीक नीचे थी, और कार्ल जितना संभव हो सके चुपचाप वहां गया, ताकि अंदर अभी भी भूत न हो। हॉक ने कहा कि उसे कोई भूत नहीं मिला, लेकिन उसे यह भी आदेश दिया गया था कि वह या तो हवा में ऊंचे रहे या नजरों से दूर रहे, ताकि असली लड़ाई शुरू होने से पहले उस पर हमला न हो जाए। यह इमारत एक पुरानी सिंडर ब्लॉक बिल्डिंग थी, जिसके तीनों दरवाजों के चारों ओर सालों की कालिख जमी हुई थी, और एक तरफ एक छोटा सा ऑफिस था। उसे जो चाहिए था वह शायद दुकान में ही मिल जाता, लेकिन वह एक उचित लाइटर और कुछ ऐसा खाना भी ढूंढना चाहता था जो सिर्फ भुना हुआ मांस न हो। अंदर एक वेंडिंग मशीन होनी चाहिए, और अगर कोई वापस आकर इसे टूटा हुआ देखता तो वे बस यही मान लेते कि यह गोबलिन्स का काम है, क्योंकि उन्होंने शहर में हर जगह कचरा फैलाया है। लेकिन अजीब बात यह है कि कांच के दरवाजे बरकरार थे, खिड़कियां टूटी नहीं थीं, और दुकान भी बिना किसी नुकसान के दिख रही थी। यदि वह पूरी तरह से बंद था तो यह एक समस्या हो सकती थी, लेकिन जब कार्ल ने वास्तविक दुकान के साइड दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वह आसानी से खुल गया, और उसमें 3 खंडों का एक मंद प्रकाश वाला सेट दिखाई दिया,
जिनमें से प्रत्येक में एक कार खड़ी थी। कार्ल पहले वाले के पास गया और कप होल्डर में एक सिगरेट लाइटर पाया, जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने 2 पहियों वाली डोली पर एक ग्रीस बैरल देखा। यह एकदम सही था। यह धीरे धीरे जलता था। अगर बिजली चली जाती तो यह टार्च के लिए इस्तेमाल होने वाले चिथड़ों से चिपक जाता था। और यहाँ पहियों पर इसका एक पूरा ड्रम था। कार्ल ने चिथड़ों से भरा एक बड़ा बैग ग्रीस बैरल पर लादा, फिर दरवाजे से होकर दुकान के सामने गया, जहाँ एक कार्यशाला की विशिष्ट गंध फीकी पड़ गई और जड़ी बूटियों की तीखी गंध छा गई। शायद यही कारण था कि इस जगह पर कचरा नहीं डाला गया। यह एक कोशिश के लायक था और कार्ल ने जल्दी से गंध का स्रोत ढूंढ लिया। ईंधन में भिगोए गए जड़ी बूटियों के बैग जो एक बहुत ही अप्रिय गंध दे रहे थे। सामने के कार्यालय में स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे जिन्हें असेंबल किया जाना था, इसलिए कार्ल ने 2 और ईंधन का एक छोटा डिब्बा लिया ताकि उन्हें चालू किया जा सके। फिर वह वेंडिंग मशीन के पास गया, जो कि खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस संभावना के लिए तैयार थी कि उनके लौटने से पहले कोई यहां आ जाएगा। इसलिए उसने कुछ स्नैक्स के बैग लिए और उन्हें अपने कोट में ठूंस लिया, ताकि अगर वे पूरी रात यहां रहें तो वे सुरक्षित रहें। अरे, क्या यहां कोई है? हम अकादमी के कुलीन लोग हैं जो राक्षस समस्या से निपटने के लिए यहाँ आए हैं, कार्ल ने पुकारा। शायद इस अच्छी तरह से संरक्षित दुकान में कोई छिपा हो। कोई जवाब नहीं मिला और कमरे में सन्नाटा छा गया। इसलिए कार्ल अपने काम पर लौट आया। उसे मशालों के लिए कम से कम कुछ लंबी छड़ियों की जरूरत थी और उन्हें पार्ट्स विभाग में मिलना चाहिए था। कोई भी लंबी धातु या लकड़ी की छड़ काम आ सकती थी और किस्मत से उनके पास ट्रकों के अंदर माल को सुरक्षित रखने के लिए कार्गो बार भी थे। 2 मीटर लंबी हल्की धातु से बनी और उन्हें थोड़ा छोटा करने के लिए अलग करना आसान था। वे मशाल के लिए बढ़िया बेस बनेंगे, इसलिए कार्ल ने 4 को पकड़ा और उन्हें सुगंध बाल्टियों के साथ ग्रीस बिन में ले गया। पास में ही एक बड़ी चेन भी थी, इसलिए कार्ल ने उसे भी अपने सामान के ढेर में शामिल कर लिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। साइड का दरवाजा सावधानी से बंद कर दिया ताकि तेज आवाज न हो। दाना का कोहरा पहले से ही सरकारी इमारत से बाहर फैल रहा था, शहर के एक बड़े हिस्से को कवर कर रहा था और सड़कों पर बह रहा था। अगर उसे कुछ और घंटे काम करना होता तो वह निश्चित रूप से पूरे शहर को कवर कर लेती, जिससे आज शाम हॉक का काम आसान हो जाता। मेरे पास वो सब है जो हमें चाहिए, स्नैक्स, टॉर्च की सामग्री और यहाँ तक कि जड़ी बूटियों के कुछ बैग भी जिन्हें राक्षसों को दूर रखने के लिए ईंधन में भिगोया जाना चाहिए। दुकान पूरी तरह से अछूती थी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वे काम करते हैं। हम उन्हें इमारत के प्रवेश द्वार पर स्थापित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे रात के लिए भूतों को दूर रखते हैं, कार्ल ने समझाया। बिल्कुल सही। कोहरे से निपटने के बाद मुझे थोड़ी नींद की जरूरत होगी, इसलिए अगर तुम अभी आराम करना चाहते हो तो मैं हॉक के संकेत का इंतजार करूंगी कि कुछ होने वाला है। यह एक लंबी रात होने वाली है, दाना ने उसे याद दिलाया। अच्छी बात है। हॉक की चेतावनी से मैं जाग जाना चाहिए, लेकिन अगर वह मुझे नहीं जगाती है तो बस मुझे धक्का दे या कुछ और करे। मैं लॉबी के पीछे सोफे पर आराम करूंगा, दरवाजों की नजर से दूर। अगर कुछ गुजरता है तो। उसने दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था, जैसा कि उन्होंने पाया था, और लॉबी में केवल कुछ ही लाइटें जल रही थीं, लेकिन फिर भी एक संभावना थी कि दरवाजे के पास से गुजरने वाला कोई राक्षस उन्हें देख ले। रुको, पहले जड़ी बूटियों के बैग वहां रखो जहां तुम्हें लगता है कि उन्हें रखना चाहिए।
अगर हम शाम को ऐसा करेंगे तो हमारी गंध को छिपाने के लिए बहुत देर हो जाएगी, उसने उसे गंभीर नजर से याद दिलाया। कार्ल अभी भी अच्छे की उम्मीद कर रहा था कि आज रात कुछ भी वापस नहीं आएगा, लेकिन दाना सबसे बुरे के लिए तैयार थी, और वह यह कि आज रात शहर को साफ करने के लिए एक पूरी भूत जनजाति आ रही थी और उन्हें इस एक पत्थर की इमारत में छिपा हुआ पाया। बैग जल्दी से तैयार हो गए और खुशबू ने तेजी से लॉबी को भर दिया, जिससे डाना की नाक तीखी गंध से जलन में फड़कने लगी। लेकिन अगर यह राक्षसों को उनके आराम करने की जगह से दूर रखता है तो यह एक अच्छी बात थी, और वे वास्तव में तब तक आराम करने में सक्षम हो सकते हैं जब तक कि हॉक उन्हें संकेत न दे कि कुछ आ रहा है। वह अभी बीस्ट स्पेस में आराम कर रहा था, अपनी रात की गतिविधियों की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह तब बाहर आएगा जब दाना कोहरा साफ कर लेगी या शाम हो जाएगी। कुछ खाद्य पदार्थों का शिकार केवल रात में ही किया जा सकता था, और एक प्रजाति के रूप में विंडस्पीड हॉक्स को इस बात का बहुत अच्छा ज्ञान था कि परिवर्तन कब होगा, क्योंकि यही वह समय था जब रात्रिचर जानवर सक्रिय तो होते थे, लेकिन सामान्य रूप से सुस्त और उतने सतर्क नहीं होते थे। लेकिन वह इतनी देर तक सो नहीं पाया। शाम को 6 बजे के करीब, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले, दाना ने उन दोनों को जगाया ताकि उन्हें पता चल सके कि कोहरा खत्म हो गया है और यह शहर के किनारे तक फैल गया है। अब वह हमला शुरू होने तक आराम करने जा रही थी, जबकि कार्ल और हॉक नियंत्रण संभाल सकते थे। तुम्हें पता है कि क्या करना है। आसमान में ऊपर जाओ और सुनिश्चित करो कि कोई भी चीज चुपके से हम पर हमला न कर सके। अगर तुम्हें वहां कुछ भी हिलता हुआ दिखाई दे तो मुझे बताओ। अध्याय 43। ऊपर से। बाज दोपहर के समय आकाश में उड़ गया और शहर के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ यह देखने लगा कि कहीं कोई चीज उसके पास तो नहीं आ रही है। साथ ही वह उन सभी चीजों पर भी नजर रख रहा था जो कोहरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकती हैं। उसे पूरा यकीन था कि उसने दिन में कुछ भी नहीं छोड़ा था, लेकिन उससे छिपने के हमेशा तरीके होते थे, इसलिए शायद बिल में छिपे चूहे की तरह शहर में भी राक्षस छिपे हुए थे जो बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वह सर्पिलाकार तरीके से शहर का चक्कर लगाते हुए 10 किलोमीटर आगे निकल गया था, तभी उसे वह चीज मिल गई जिसका वे इंतजार कर रहे थे। मुझे मिल गया। अब गॉब्लिन का एक पूरा झुंड शहर की ओर जा रहा है। वे अभी अपनी आग बुझा रहे हैं और आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं उनका पीछा करूं? उसने पूछा। कार्ल ने भौहें सिकोड़ी। यह उस सबसे बुरी स्थिति के करीब था जिसकी उन्होंने शाम की तैयारी करते समय कल्पना की थी। उन पर नजर रखो, लेकिन सुनिश्चित करो कि वह हमारी ओर आने वाली एकमात्र चीज हो। हम संभवतः गॉब्लिन के एक समूह से निपट सकते हैं, लेकिन अगर आम राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज होगी तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, उसने जवाब दिया। कार्ल को इस बात का अंदाजा था कि हॉक अपने संबंध में कहाँ है, इसलिए वह जानता था कि गोब्लिन अभी शहर के बहुत करीब नहीं पहुंचे हैं और उनके आने से पहले उसके पास कुछ समय था, लेकिन इतना भी नहीं कि वह कोई वास्तविक किलेबंदी करने पर भरोसा कर सके। उसे जो करना चाहिए था वह था अकादमी को फोन करना और यह सुनिश्चित करना कि यह योजना का हिस्सा था। चूंकि उन्हें नहीं पता था कि शिक्षकों को पता था कि जब उन्हें भेजा गया था तब शहर खाली था, इसलिए यह सुनिश्चित करना सबसे अच्छा होगा। उसे बस इतना करना था कि अकादमी का फोन नंबर कहीं से ढूंढना था, यह मानते हुए कि यह सूचीबद्ध भी था। एलिट्स से संपर्क करना कोई आम आदमी के लिए आसान काम नहीं था, इसलिए लॉबी में कंप्यूटर होने के बावजूद भी उनका नंबर आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता था। गोब्लिन के शहर में पहुंचने से पहले उनके पास लगभग 1 घंटे का समय होना चाहिए था।
इसलिए वह लड़ाई शुरू होने से पहले डेना को जगाकर फ्रेश होने और कुछ खाने के लिए ले जाएगा। गॉब्लिन अलग हो रहे हैं। वे पूरे शहर में जाएंगे, लेकिन एक बड़े समूह में नहीं। हॉक ने स्थिति को समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि गॉब्लिन शहर की निचली दीवार के करीब पहुंच गए थे। ठीक है, जब वे कोहरे में होंगे और अलग हो जाएंगे तो तुम काम शुरू कर सकते हो। बस चोटिल मत होना। मैं अभी दाना को जगा दूंगा, कार्ल ने जवाब दिया। उसने जादूगर को धीरे से हिलाकर जगाया और लॉबी के पीछे स्थित विश्राम कक्ष की ओर इशारा किया। वहां पीछे शौचालय हैं। अगर तुम लड़ाई शुरू होने से पहले साफ हो जाना और कुछ पीना चाहो तो वहां जा सकते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हमारे पास कितना समय है? कार्ल ने हॉक के चल रहे अपडेट को सुना और गणना करने की पूरी कोशिश की। मैं कहूंगा कि उन्हें शहर में पहुंचने में लगभग 5 मिनट लगेंगे और शहर के इस तरफ पहुंचने में 15 या 20 मिनट लगेंगे। वे अब बाहरी कोहरे तक पहुंचने वाले हैं और खोज करते समय उनकी चाल धीमी हो गई है। दाना पीछे के कमरे में गायब हो गई और कुछ मिनट बाद दोनों हाथों में लंच बॉक्स लेकर वापस आई। वे अभी भी अच्छे हैं, या कम से कम उनमें ऐसी ही खुशबू है। वे ब्रेक रूम के फ्रिज में थे, लेकिन मुझे यकीन है कि जिसने भी यह लंच बनाया था वह हमें माफ कर देगा। क्या आप अकादमी का फोन नंबर जानते हैं या उसे कैसे ढूंढना है? हमें शायद उन्हें फोन करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह योजना का हिस्सा है। कार्ल ने सुझाव दिया कि जब उसने बचे हुए स्पेगेटी और 2 सैंडविच का कंटेनर खत्म किया। जिसने भी यह लाया था उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। मैं इसे खोजने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह एक सार्वजनिक नंबर है। अगर कोई चीज नजदीक हो तो मुझे बताएं, दाना ने सहमति जताई। वह अकादमी की संपर्क जानकारी खोजने के लिए कंप्यूटर पर बैठी थी और कार्ल दूसरी डेस्क पर मॉनिटर पर इमारत के बाहर देखने के लिए चला गया। वहां केवल कुछ सुरक्षा कैमरे थे, लेकिन वे इमारत के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और प्रवेश द्वार पर एक अतिरिक्त कैमरा था। रुको, हम दूसरे दरवाजों की जांच करना भूल गए। मुझे 1 मिनट दो और मैं सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी साइड दरवाजा खुला न हो, कार्ल ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे अपने बेस को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम चूक गए थे। वहां सिर्फ एक और बाहरी दरवाजा था, लॉबी के पीछे एक अग्नि निकास द्वार, लेकिन जब कार्ल वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह नहीं था और उसे बंद नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसके पास कुछ सामान था, इसलिए दरवाजे पर बैरिकेड लगाने का मौका था। वह वापस सामने गया और कार्गो सुरक्षा बार और चेन की लंबाई ली जो उसने ऑटो रिपेयर शॉप से ली थी। बार को दालान में लगाया जा सकता था और चेन को उसके चारों ओर और दरवाजे पर लगे हैंडल के माध्यम से लूप किया जा सकता था। चेन के दोनों छोर पर लगे हुक उसे अपनी जगह पर रखते थे और हैंडल काफी मजबूत लग रहा था, जो मोटे धातु के फायर डोर के माध्यम से बोल्ट किया गया था। कार्ल को यह तो नहीं पता था कि गॉब्लिन कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं थी कि वह उस दरवाजे को खोल पाएगा, भले ही उसकी मदद के लिए कोई साथ में हो। बार को हॉलवे की दीवारों पर सही स्थान पर लगाने के लिए उन्हें कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन एक बार जब उन्होंने चेन को कस दिया तो दरवाजा पूरी तरह सुरक्षित हो गया और उन्हें अब पीछे से किसी चीज के घुसने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रही। वे कोहरे में हैं। मैं अब गोब्लिन्स को खत्म करना शुरू करूंगा, हॉक ने बताया। वे शहर में हैं। हॉक अब काम करना शुरू कर रहा है, लेकिन शहर के इस तरफ पहुंचने में उन्हें अभी थोड़ा समय लगेगा। वे शायद जाते समय घरों को लूटने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्हें हम तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है, कार्ल ने फुसफुसाते हुए कहा।
वे सब नहीं रुक रहे हैं। उनमें से एक झुंड कोहरे के माध्यम से शहर में आगे भाग रहा है। वे जल्द ही आपके पास आ सकते हैं। क्या मैं जासूसी करूं या शिकार करूं? हॉक ने पूछा। वे कोई व्यवस्थित खोज नहीं कर रहे हैं। वे पूरे शहर में फैल रहे हैं और हमारी ओर आ रहे हैं। तैयार हो जाइए। जब कोई चीज हमारे करीब आए तो हमें चेतावनी देने की कोशिश करें, लेकिन जितना हो सके उतना शिकार करें। अध्याय 44 रात्रि युद्ध। कार्ल ने लॉबी में खुशबू वाले बैग की जगह की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कमरे को भरने जा रहे हैं ताकि गॉब्लिन को रोका जा सके। फिर लंचरूम के पास पीछे की तरफ एक और बैग रख दिया ताकि अगर उन्हें पीछे हटना पड़े तो वे बच सकें। गॉब्लिन के लिए उनकी गंध को पहचानना मुश्किल बनाने से उन पर घात लगाना आसान हो जाएगा, और जनजाति को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने से पहले वे जितने ज्यादा लोगों को मार सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। वे सीधे तुम्हारे पास आ रहे हैं। शायद वे तुम्हें सूंघ सकें, हॉक ने कुछ मिनट बाद पूछा जब उसने देखा कि गोब्लिन सीधे शहर के बीचों बीच जा रहे थे, सरकारी इमारत के बगल में जहां कार्ल और डाना छिपे हुए थे। धन्यवाद, हम इस पर काम कर रहे हैं। डाना, उस डेस्क पर चढ़ जाओ और अपने ऊपर की खिड़की खोलो। तुम वहां से जादुई मिसाइलें दाग सकती हो, है ना? इससे तुम्हें शहर के चौराहे पर आने वाले गोब्लिन्स पर बेहतर नजरिया मिलेगा। मैं बाहर निकलकर अपने पीछे का दरवाजा बंद करने जा रहा हूं ताकि मैं उन पर ठीक से हमला कर सकूं, कार्ल ने फुसफुसाते हुए कहा। डाना को यह योजना मंजूर नहीं थी, लेकिन अगर वे गोब्लिन से लड़ने जा रहे थे तो बेहतर था कि कोई उनका ध्यान उससे हटा दे। अगर कार्ल इमारत के अंदर होता तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह बाहर होता और हमला करते समय उसकी गंध गोब्लिन को नहीं मिल पाती तो यह उनके लिए काफी कारगर हो सकता था और वे कम जोखिम के साथ उनमें से ज्यादातर को खत्म कर सकते थे। असली खतरा यह होगा कि वे कई बार जादू करने के कारण थक जाएंगे। वे अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर रहे होंगे, इसलिए जब आप अपनी सीमा के करीब पहुंचेंगे तो घातीय मान लागत उतनी बाधा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस बात की सीमाएं थीं कि वे कितना कर सकते हैं। यहाँ तक कि हॉक भी बिना रुके पूरी रात शिकार नहीं कर सकता था, यह उसके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं था। डाना को जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत थी वह थी जादुई तीरों को वास्तविक तीरों की तरह बनाना। आमतौर पर वे जादुई भाले चमकते थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वे आज रात चमकें और उसकी स्थिति का पता चले। पहले गॉब्लिन एक जोड़ी के रूप में आए, सड़कों पर कुछ ऐसा खोजते हुए जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्ल के रेंड ने उन दोनों को एक ही समय में अलग कर दिया। उनके शरीर सड़क के किनारे एक झाड़ी में गिर गए, उस इमारत के बगल में जिसके बारे में उन्हें लगा कि वे अपनी उपस्थिति छिपा लेंगे। और कार्ल वापस इंतजार करने लगा। गोब्लिन के खून की गंध निश्चित रूप से दूसरों को उसके पास खींच लाएगी, जो कि कार्ल को इस समय चाहिए था। वे सभी शहर भर में फैले हुए थे, इसलिए वे एक समूह में नहीं आएंगे, लेकिन अगर वे एक समय में कुछ आते हैं तो वे उसके और दाना के लिए कोई मुकाबला नहीं करेंगे। अपनी शारीरिक बनावट को देखते हुए, भले ही वह उनसे लड़ने के लिए ही क्यों न आए, कार्ल को पूरा यकीन था कि वह कौशल का उपयोग किए बिना एक या दो गोब्लिनों से लड़ सकता है, लेकिन इसमें एक गंभीर जोखिम था कि वह घायल हो जाएगा, और उनमें से किसी को भी उपचार कौशल का पता नहीं था। कार्ल ने एक शाखा की सरसराहट सुनी जब इस कोहरे में हवा नहीं थी, और मुड़ा तो पाया कि 3 और गोब्लिन उस पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एक हल्की रोशनी की किरण ने एक को पीठ पर मारा, जिससे उसकी छाती में छेद हो गया, इससे पहले कि कार्ल ने रेंड से बाकी 2 को चीर दिया। एक चौथाई शक्ति पर भी
जिससे उसके शरीर या ऊर्जा पर कोई दबाव नहीं पड़ा। प्रकाश की चार धारियां आसानी से गोब्लिन को चीर कर रख देती थीं। वे अपने आकार के हिसाब से भले ही मजबूत थे, लेकिन वे नरम थे और उनकी खाल उसके हमलों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऊपर आसमान में हॉक को भी यही बात समझ में आई। उसने पूरे शहर में अपने लक्ष्यों को खत्म करने के लिए केवल न्यूनतम शक्ति का इस्तेमाल किया और बाद के लिए जितना संभव हो सके उतना बचा लिया। कार्ल हमेशा उसे अच्छा काम करने के लिए इनाम देता था और अगर वह सभी गॉब्लिन के खत्म होने तक लड़ाई जारी रखने में कामयाब रहा तो यह एक बेहतरीन इनाम होना चाहिए था। कार्ल के विपरीत, जो बस वही लड़ता था, हॉक ने शहर के नीचे की ओर से अपनी लड़ाई शुरू की थी। इस तरह गॉब्लिन के खून की गंध गांव में फैलने के बजाय पहले से ही साफ किए गए क्षेत्रों में वापस चली जाएगी, जैसा कि कार्ल की हत्याएं कर रही थीं। ऐसा नहीं है कि गोब्लिन्स को इतनी चिंता थी। उनमें से ज्यादातर अभी भी घरों से सामान के बड़े बैग लोड करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और हॉक को बस उन्हें मारने के लिए तब तक इंतजार करना था जब तक वे वापस बाहर नहीं आ जाते। लेकिन जैसे जैसे वे घरों से गुजरते गए और अपने साथी आदिवासियों की आवाज नहीं सुनी, वे चिंतित होते गए और इस वजह से उनमें से ज्यादातर खून की गंध की ओर बढ़ने लगे। आपके पास और भी लोग आ रहे हैं। वे आपकी लड़ाई की गंध सूंघ सकते हैं, हॉक ने चेतावनी दी, क्योंकि उसने एक ही समय में एक गॉब्लिन और एक अर्थ माउस दोनों को बाहर निकाल दिया। कार्ल ने शायद उसे अपने शिकार खाने से मना नहीं किया था। कम से कम हॉक को यह याद नहीं था कि उसने ऐसा किया था। इसलिए उसने और अधिक गॉब्लिन की तलाश करने से पहले खुशी खुशी चूहे को खा लिया। यह एक अच्छी रात थी। काम तो था ही, लेकिन चूहे भी थे और बाद में इनाम का वादा भी था। शायद वह कार्ल को उस खून के रस की एक पूरी शीशी देने के लिए भी मना सके, जो उसकी ताकत के लिए बहुत अच्छा था। दाना ने कार्ल का ध्यान आकर्षित करने के लिए खिड़की पर थपथपाया और कोहरे के बीच से इशारा किया कि 4 गॉब्लिन का एक समूह उन पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। यह एक भयानक प्रयास था, क्योंकि उनकी दृष्टि अच्छी नहीं थी और कोहरे के कारण कार्ल उनसे कहीं ज्यादा दूर तक देख सकता था। वे खून की गंध से गुजर रहे थे, लेकिन उस पर या उस इमारत में जहां दाना छिपा हुआ था, कोई खून नहीं था। इसलिए वे चौक के गलत तरफ खुले में थे जब दाना के जादू ने उनमें से 2 को मार डाला, इससे पहले कि वे यह समझें कि वे खतरे में थे। कार्ल हमला करने ही वाला था कि तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे आगे बढ़ने को कहा और वह मुड़ते समय एक तरफ हट गया, लेकिन गोब्लिन ब्लोगन से निकले उड़ते हुए तीर से बाल बाल बच गया। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए रेंड ने एक ही समय में उस प्राणी और उसके 3 साथियों को मार डाला, उन्हें टुकड़ों में काट दिया जो घास में गिर गए। दाना ने पार्क के पार अन्य गोब्लिनों को बाहर निकाल दिया और कार्ल ने स्वीकृति में उसे अंगूठा दिखाया। उसे उन डार्ट्स से बहुत सावधान रहना पड़ता था, कहीं उनमें किसी तरह का जहर न हो। ऐसा नहीं लगता था कि अगर वे ऐसा न करें तो वे किसी की जान ले लेंगे, और बढ़ते अंधेरे में यही बात उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। अध्याय 45 आसान चुनाव। कार्ल के लिए भी अंधेरा एक फायदेमंद था, क्योंकि वह शहर के आसपास की कई चीजों से टकराते हुए गोब्लिन्स को सुन सकता था। जहां घरों की लाइटें टूट गई थीं या बंद हो गई थीं। उनके पास शायद एक गुप्त डार्ट गन हो, लेकिन अगर वे उसे नहीं देख सकते थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास किस तरह के हथियार हैं, वे उसे नहीं मार पाएंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए कार्ल एक कोने की छाया में चला गया और शोर तथा खून की गंध से और अधिक गॉब्लिनों के आकर्षित होने की प्रतीक्षा करने लगा। वह दूरी पर हॉक को शिकार करते हुए सुन सकता था। ऊपर से हमला किए जाने पर गॉब्लिन की छोटी छोटी चीखें,
पूरी बात कहने से पहले ही बंद हो जाती थीं, लेकिन हॉक के वर्णन में कहा गया था कि वह अभी भी आसमान में था, कोहरे में नीचे हमला करते समय अंधेरे का फायदा उठा रहा था। आज रात गॉब्लिन जनजाति के पास कोई मौका नहीं था और उन्हें मारना उसके लिए इतना आसान था कि हॉक मुश्किल से कोशिश कर रहा था। बस खुद को थकाए बिना कीटों को खत्म करने के लिए बहुत कम शक्ति वाले हमलों का इस्तेमाल कर रहा था। पक्षी प्रकार के राक्षस ही कारण थे कि गॉब्लिन गुफाओं में रहते थे और उनके पास एक क्रोधित पक्षी से निपटने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था जिसके क्षेत्र पर उन्होंने आक्रमण किया था। वे या तो उसके झपट्टा मारने का इंतजार कर सकते थे या फिर उसके शांत होने तक भागकर छिप सकते थे। दाना की जादुई मिसाइलों की एक और जोड़ी ने केंद्रीय चौक के किनारे पर 2 और गोबलिनों को मार गिराया, जबकि कार्ल ने एक और गोबलिन को सीढ़ियों के एक सेट से कोने में भागते देखा। उसने अपने साथियों को गिरते हुए देखा था, लेकिन हमलावर को नहीं देख पाया था, इसलिए वह छिपकर अपने मौके का इंतजार कर रहा था। वह दूसरों को चेतावनी देने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए कार्ल सीढ़ियों पर चढ़ गया और फिर रेलिंग का उपयोग करके खुद को हवा में उछाल दिया ताकि वह छिपे हुए गॉब्लिन को देख सके। ऊंचाई ने उसे चौंका दिया। कार्ल को वास्तव में अपने शरीर की अतिरिक्त ताकत की आदत नहीं थी और उसने खुद को लगभग 3 मीटर हवा में फेंक दिया था, लेकिन इससे उसे लक्ष्य का अच्छा दृश्य मिला और उसके रेंड ने इसे आसानी से मार गिराया। फिर कार्ल ने अपने गिरने की गति धीमी करने के लिए अपने बगल की छत का किनारा पकड़ लिया और सावधानीपूर्वक जमीन पर गिरा, जिससे फुटपाथ पर होने वाली आवाज कम हो गई। ऐसा लग रहा था कि यह हल्की सी आवाज दूर तक नहीं जाएगी और कार्ल सरकारी इमारत के सामने की छाया में वापस चला गया ताकि और भी गॉब्लिन के आने का इंतजार कर सके। उनकी नजर भले ही भयानक हो, लेकिन उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति इतनी भी भयानक नहीं थी, इसलिए उन्हें अब तक पता चल गया होगा कि कुछ तो होने वाला है। कार्ल को केवल गोबलिन के खून की बदबू आ रही थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी जब वे उसकी दिशा में भाग रहे थे तो कंक्रीट पर नंगे पैरों की आवाज ने कार्ल का ध्यान खींचा। एक बड़ा समूह उनके पीछे आ रहा था और जैसे ही वे चौक पर पहुंचे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपराधी की तलाश में अतिरिक्त बल की मांग की। कार्ल सड़क पर निकल गया और एक ब्लॉक दूर से 2 सबसे नजदीकी गोबलिन को मार गिराया, जहां वे कोहरे के कारण मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। यहां तक कि उसकी आंखों को भी नहीं। दाना ने अभी तक जादुई मिसाइलें दागना शुरू नहीं किया था, इसलिए वह शायद उन्हें नहीं देख पाई। लेकिन गोबलिन समझ गए कि उन पर किस दिशा से हमला हो रहा है और वे कार्ल की ओर भागने लगे, जंग लगे ब्लेड और क्लब लहराते हुए चिल्लाने लगे। अपने हाथ को एक चौड़े चाप में घुमाते हुए कार्ल ने 3 मीटर चौड़े हमलों की एक चौकड़ी भेजी, जिससे गोबलिन्स बिखर गए, कुछ एक तरफ कूद गए, कुछ जमीन पर गिर गए और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण रूप से टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे वे स्थिर लक्ष्य बन गए क्योंकि पहले जादुई मिसाइलों ने उन पर हमला किया और कार्ल ने छोटे हमलों से कुछ और को मार गिराया, जिन्हें अंधेरे में देख पाना कठिन था। कोहरे में और अधिक नंगे पैर लोग उनकी ओर दौड़ रहे थे और जब हॉक अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए कार्ल की ओर वापस आ रहा था तो ऊपर से एक तीखी चीख की आवाज आ रही थी। रेंड को सक्रिय करने में एक क्षण लगा और कार्ल इसे हॉक की तरह तेजी से नहीं कर सका, लेकिन एक क्षण के लिए गोबलिन्स को रोक दिया गया, जिससे शहर के मध्य में शवों का ढेर लग गया और खून काले खून से ढक गया, जिसमें सड़ांध और धातु की बदबू आ रही थी। फिर गॉब्लिन्स इतने करीब आ गए कि कार्ल उन्हें रेंड से दूर नहीं रख सका और उसने रणनीति बदलने का फैसला किया। उसने अपना ब्लेड निकाला और सबसे नजदीकी गॉब्लिन पर वार किया, उसकी बाह तोड़ दी और उसकी कच्ची लकड़ी की ढाल को एक तरफ गिरा दिया, इससे पहले कि ब्लेड उसकी गर्दन में गहरी चोट कर दे। दाना ने अपने निकटतम गॉब्लिनों पर ध्यान केंद्रित किया,
ताकि वे कार्ल को घेर न सकें या उसे दरकिनार कर उसकी ओर न बढ़ सकें, जबकि हॉक पीछे से आगे बढ़ रहा था। यह बताना असंभव था कि कोहरे में कितने बचे थे, क्योंकि कार्ल ने 3 और गॉब्लिन के साथ मुकाबला किया। बिना खुद को खुला छोड़े हमला करने की कोशिश की। वे अपने आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे, लेकिन इतने मजबूत नहीं थे कि उन्हें जागृत राक्षस कहा जा सके। जैसा कि वे सीख रहे थे, क्योंकि वे कार्ल के जवाबी हमले को रोकने में विफल रहे थे। रेंड के रूप में तलवार की रोशनी की एक लहर ने उसके सामने के गोब्लिन्स को चीर दिया, जिससे कार्ल को कुछ सांस लेने की जगह मिल गई, लेकिन बड़े हमले उसकी सहन शक्ति के लिए कठिन थे और वह ऐसा अधिक बार नहीं कर पाएगा। इसके बजाय वह सरकारी भवन की ओर पीछे हट गया तथा जाते समय छोटे छोटे रेंड हमले करता रहा और गोब्लिन पैक लड़खड़ाने लगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही कार्ल इमारत के दरवाजे पर पहुंचा, डाना ने ऊपर की खिड़की से उसे चेतावनी दी। ठीक है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। खिड़की बंद करो और आराम करो। मैं दरवाजे की रक्षा करूंगा जबकि हॉक बाहर काम करेगा। मुझे लगता है कि उसमें अभी और दम है, कार्ल ने सांस रोककर कहा। एक बड़े गॉब्लिन पैक से लड़ने की थकान से वह घबरा गया था। मैं उन पर नरमी बरत रहा हूँ। छोटे मोटे हमले ही काफी हैं और वे जवाबी हमला करने में भी असमर्थ हैं, हॉक ने खुशी जताई। बस इसे जारी रखो और बाकी को हटा दो। उन्हें इस इमारत में घुसने का रास्ता मत दो। अध्याय 46। क्या तुम नहीं सुनते? हॉक ने चौक का चक्कर लगाया और उन गोब्लिनों को निशाना बनाया जो अन्य दिशाओं में क्षेत्र छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कार्ल को इमारत के द्वार पर रोशनी के नीचे खड़ा देखकर उसने उनमें से और लोगों को आगे की ओर आकर्षित किया। डाना खिड़की पर अपनी कुर्सी से नीचे उतरते समय झुक गई और आराम करने तथा कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विश्राम कक्ष में एक कुर्सी पर बैठ गई। जब आप भुने हुए राक्षस मांस के आदी थे तो स्नैक्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब उनमें से भी कुछ बचा हुआ था और ब्रेक रूम में ऊर्जा पेय और एक निःशुल्क कॉफी मेकर की अच्छी व्यवस्था थी। कार्ल ने अपने ही कई लोगों को मार डाला था, जिसके बाद गॉब्लिन्स पहले तो उसके पास जाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन ज्यादातर वे और संख्या की प्रतीक्षा कर रहे थे। संख्याएं गॉब्लिन्स के लिए ताकत थीं, और एक बार जब उनके पास पर्याप्त संख्या हो जाती तो उनका साहस अटूट हो जाता। कार्ल ने इत्मीनान से सबसे अच्छे लक्ष्यों पर रेंड का जादू चलाया, जिससे वे चलते रहने को मजबूर हो गए या मांस के लोथड़े बन गए, जबकि हॉक उन्हें लगातार अपडेट दे रहा था। अब हमारे पास 10 से भी कम लोग बचे हैं। ज्यादातर लोग चौक पर हैं, लेकिन शहर के दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भाग रहे हैं। हॉक ने छिपे हुए गोब्लिन के साथ बिल्ली और चूहे के खेल के 5 मिनट बाद कार्ल को सूचित किया। उन्हें शहर से बाहर न जाने दें। अगर हम स्थानीय लोगों के लौटने के लिए इलाके को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें बचे हुए लोगों को वापस वहीं नहीं भेज सकते जहां से वे आए थे। जब तक आप चले जाएंगे, मैं इनसे लड़ता रहूंगा। कार्ल को लगा कि हॉक कायरों को ढूंढने के लिए मुड़ रहा है और इमारत के पास बचे हुए हमलावरों पर एक साफ शॉट की तलाश कर रहा था। वे दूसरी इमारतों के आसपास झाड़ियों में छिपकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्ल के लिए यह पहचानना मुश्किल नहीं था। वह जो नहीं करना चाहता था वह यह था कि वे बहुत तेजी से हमला करें और दरवाजे की ओर एक बड़ा धक्का देने से पहले खुद को थका लें। हॉक ने बताया कि उनकी संख्या 10 से भी कम थी तथा जिसे उसने गुलाब की झाड़ियों में मारा था, उसके अनुसार यह संख्या 6 से भी कम होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता था कि कितने अभी भी कहीं आसपास छिपे हुए हैं तथा कितने को हॉक ने भागते हुए पाया है। पक्षी अपने शिकार में इतना व्यस्त था कि वह अपडेट देने में असमर्थ था, लेकिन उस समय कार्ल के आसपास कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी।
इसलिए उसने इंतजार किया और फिर कुछ और इंतजार किया, जब तक कि आखिरकार एक गॉब्लिन इमारत के कोने से चुपके से आया और उस पर कूदने की कोशिश की। कार्ल ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने अपनी उंगली हिलाई और ऊर्जा का एक ब्लेड भेजा जिसने प्राणी का सिर काट दिया और उसे सीढ़ियों पर जोर से गिरा दिया। हॉक ने अपना काम पूरा किया और शहर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और अधिक लक्ष्यों की तलाश में, लेकिन कोई भी नहीं मिला। शहर में हर कोई या तो मर चुका था या छिप गया था, जिसका मतलब था कि स्थानीय पुलिस बल या मिलिशिया को घर घर जाकर तलाशी लेनी थी और निवासियों के वापस घर जाने से पहले सभी घरों को खाली करना था। हॉक छत पर उतरा और कार्ल ने उसके लिए खिड़की खोल दी ताकि वह तैयार होने पर अंदर आ सके। मैं दरवाजा बंद करके थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। हॉक, इमारत के सामने नजर रखना ताकि हमें कोई आश्चर्य न हो। 1 या 2 घंटे में डाना तुम्हारे साथ बदल जाएगी, कार्ल ने पक्षी को सूचित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि डाना बातचीत का उसका पक्ष सुन सके। उन दोनों को आराम की जरूरत थी और हालांकि आज उन्हें ज्यादा नींद नहीं आएगी, बस आराम करने और ध्यान लगाने से काफी मदद मिलेगी। कार्ल ने ठीक यही योजना बनाई थी। अपने शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए कुछ भुना हुआ मॉन्स्टर मीट और फिर अपने और हॉक के ऊर्जा भंडार को फिर से भरने के लिए ध्यान। थोड़ी किस्मत से वे कुछ ही घंटों में पुनः तरोताजा महसूस करने लगते थे और किसी को बुलाकर अगले दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते थे। अगले 1 घंटे तक कार्ल ने आराम किया और ध्यान किया, जिससे उसकी अधिकांश ऊर्जा वापस आ गई, जबकि डाना ने भी ऐसा ही किया। फिर वे दोनों हॉक से मिलने के लिए उठे और यह सुनिश्चित किया कि शहर में कुछ भी घटित न हो रहा हो। इस जगह का एक और फ्लाईओवर बनाओ और अगर पिछली बार से कुछ भी नहीं बदला है तो तुम जानवरों वाली जगह पर वापस जा सकते हो और रात के बाकी समय सो सकते हो। मुझे लगता है कि अब हम ज्यादातर खतरों से निपट चुके हैं और मैं सुबह हमें अकादमी वापस पहुंचाने का ध्यान रखूंगा, कार्ल ने अपने पंख वाले साथी को सूचित किया। हॉक शहर के ऊपर चक्कर लगाता हुआ उड़ गया, जबकि डाना कार्यालय में कंप्यूटरों में उपयोगी फोन नंबर ढूंढने चला गया और कार्ल दरवाजे पर पहरा देने लगा। मेरे पास कुछ है। यहाँ एक सरकारी आपातकालीन लाइन है, डायरेक्ट डायल रेड फोन। क्या तुम कॉल करना चाहते हो या मैं करूं? उसने पूछा। आप कॉल कर सकते हैं। उन्हें बताइए कि हम छात्र हैं जिन्हें एक मिशन पर भेजा गया है। शहर साफ है और हमें अकादमी तक वापस जाने के लिए सवारी की आवश्यकता है। कार्ल ने एक तरफा बातचीत सुनी और हंसने से बचने की कोशिश की, जबकि डाना किसी को भी अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। नहीं, हम अकादमी के छात्र हैं जिन्हें राक्षसों के आक्रमण को समाप्त करने के लिए यहाँ भेजा गया है। बेशक मुझे पता है कि शहर पर कब्जा कर लिया गया है और इसे खाली करा लिया गया है, इसीलिए हम यहाँ हैं। हम अकादमी के श्रेष्ठ लोग हैं। हाँ नहीं, मुझे इसे फिर से आजमाने दो। सार्जेंट रीटा और प्रोफेसर मिल्स ने हमें एक मिशन पर यहाँ भेजा है, एक परिवहन मंत्र का उपयोग करके। हमने गोब्लिन जनजाति को खत्म कर दिया है और हमें वापस जाने के लिए सवारी की आवश्यकता है। बस अकादमी से संपर्क करें, मुझे यह बात अपने पर्यवेक्षक के पास ले जाने के लिए मजबूर न करें। ओह, वह यही है न? उसे फोन पर लगाओ। यह जागृत रैंक जादूगर दाना है, जिसे जागृत रैंक योद्धा कार्ल के साथ इस शहर के राक्षस नियंत्रण का काम सौंपा गया है। गोब्लिन जनजाति का सफाया हो चुका है और हमें आपको अकादमी से संपर्क करके हमें लेने की जरूरत है। हमारा फोन क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ, 50 से ज्यादा गोब्लिन पाए गए और मारे गए। पूरी जनजाति मर चुकी है, सिवाय इसके कि कुछ लोग इस इलाके को पूरी तरह से छोड़कर चले गए हों।
अब यहाँ गोबलिन के कोई निशान नहीं हैं। हाँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि झूठी रिपोर्ट बनाने और किसी एलीट का रूप धारण करने का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कृपया अकादमी परिवहन के लिए भेजें। ठीक है, मिलिट्री पुलिस यूनिट को बुलाना भी ठीक रहेगा। जब तक वे नहीं आ जाते, मैं लाइन पर ही रहूंगा। उस समय कार्ल इसे और अधिक नहीं रोक सका और वह अपनी बाह का उपयोग करके शोर को दबाने के लिए धीरे से हंसने लगा। हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं चला। हवा में हेलीकॉप्टरों की आवाज ने हॉक को कुछ ही मिनटों बाद आने वाले आगंतुकों के बारे में सचेत कर दिया। बीस्ट स्पेस में वापस जाओ, मैं कोई गलतफहमी नहीं चाहता। वे सभी बेवकूफ हैं और वे दाना की बात नहीं सुन रहे हैं, कार्ल ने निर्देश दिया। कम से कम जल्द ही उजाला हो जाएगा, इसलिए वे गूंगे और अंधे नहीं होंगे, हॉक ने जवाब दिया। अध्याय 47 आने वाली सेना। दाना ने फोन पर ही आह भरी और कोहरा हटा दिया ताकि हेलीकॉप्टर उतर सके। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ अप्राकृतिक कोहरा है। मैंने इसे बनाया है और अब मैं इसे हटा रही हूँ। वे 1 मिनट के अंदर ही उतर जाएंगे, वह फोन पर समझा रही थी। मैं कार्ल को मशाल लेकर उन्हें रोकने के लिए भेजूंगा, इससे उन्हें पहचानना आसान हो जाएगा, है न? हाँ, हमने बिजली कटौती के लिए तैयारी कर रखी थी, बशर्ते राक्षस इतने चतुर हों कि वे मुख्य बिजली काट दें। तुम भी इतने होशियार नहीं हो, लेकिन तुम यहीं मेरे साथ फोन पर हो, है ना? राक्षसों को कम मत समझो। कार्ल ने हंसते हुए एक खंभा पकड़ा और उसके चारों ओर एक कपड़ा बांधा, फिर उसे ग्रीस में डुबोया और जलाया। अतिरिक्त ग्रीस जलने पर मशाल ने एक चमकदार लौ बनाई और गाढ़ा काला धुआं निकला, लेकिन तेजी से कम होते कोहरे में इसे नजरअंदाज करना असंभव था। हेलीकॉप्टर उतरा नहीं, उसने बस रस्सियों का एक समूह गिरा दिया और हाथों में राइफलें लिए काली वर्दी पहने लोगों की एक टीम शहर के चौक में उतरी और एक रक्षात्मक घेरा बनाया। कार्ल के अनुमान से वे थोड़े ज्यादा ही भयभीत लग रहे थे। उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था कि खतरा पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वे अपने काम को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। अकादमी योद्धा कार्ल, टीम लीडर ने हेलीकॉप्टर के शोर के ऊपर से चिल्लाकर कहा। वह मैं हूं। हेलीकॉप्टर वहां उतर सकता है, हमने पहले ही शहर को खाली कर दिया है, इसलिए यहाँ कोई और गोबलिन नहीं होना चाहिए, कार्ल ने चिल्लाकर कहा। उतरने के बजाय हेलीकॉप्टर अधिक ऊंचाई पर चला गया और लैंडिंग क्षेत्र से दूर चला गया तथा शहर के चारों ओर एक चक्राकार उड़ान भरते हुए संभवतः अधिक खतरों की तलाश में उड़ रहा था। चलो तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलते हैं। जादूगर कहाँ है? टीम लीडर ने पूछा। अंदर। लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, यह पहले से ही सुरक्षित है। अपने आसपास देखो, वहां कोई जीवित गॉबलिन नहीं है, कार्ल ने दोहराया। टीम लीडर ने उसे वापस अंदर भेज दिया, लेकिन टीम के अधिकांश सदस्य इमारत के बाहर ही रहे तथा चौक की तलाशी लेते रहे, जो शाम की लड़ाई में मरे हुए गोबलिनों से भरा हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए स्कैनर पर अपनी तर्जनी उंगली रखें, टीम लीडर ने जोर दिया, और कार्ल ने उसकी बात मान ली और उसने अपनी पहचान को उसी तरह स्कैन किया जैसे उसने पहले 1000 बार किया था, स्कूल के बाद की शिफ्ट के लिए खदानों में आते जाते समय। पहचान सत्यापित। गोल्डन डिवाइन अकादमी के एलीट छात्र कार्ल। औपचारिक परीक्षा तक जागृत रैंकिंग मूल्यांकन समीक्षाधीन है। उस व्यक्ति ने अपने पहचान स्कैनर और कार्ल के बीच, फिर डाना की ओर और फिर वापस आश्चर्य भरे भाव से देखा। देखिए, हमने फोन पर उस आदमी को बताया कि क्या हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने वास्तव में इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि
आप शहर का पता लगाने के लिए स्वागत हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी सफाई करनी होगी कि घरों में कुछ भी छिपा हुआ न हो जो हमने नहीं देखा हो, और किसी को सड़कों पर सभी गोबलिन शवों को साफ करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह हमारी नौकरी का हिस्सा नहीं है, कार्ल ने समझाया। और भी आ रहे हैं। जब हमें रिपोर्ट मिली कि शहर में कुछ बच्चे कुलीन वर्ग का दिखावा कर रहे हैं, तो हमें बेस से पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन उन्हें पहले से ही गांव को खाली करने और गोबलिन्स को खोजने के लिए यहां भेजा जाना था। इसमें 200 आदमी होने चाहिए ताकि वे अकेले ही इतने बड़े शहर की छानबीन कर सकें। अब जब हमने तय कर लिया है कि तुम दोनों वही हो जो तुम कहते हो, तो क्या कोई कॉफी है? टीम लीडर ने जवाब दिया। यहीं लंच रूम में एक निःशुल्क कॉफी बनाने वाली मशीन है। हमें रात भर की आपूर्ति के साथ नहीं भेजा गया था, इसलिए हमें दोपहर के भोजन के लिए कुछ लोगों का भुगतान करना होगा, लेकिन इसके अलावा इमारत में सब कुछ अभी भी लगभग बरकरार है, कार्ल ने मुस्कुराते हुए उसे सूचित किया। ओह, यह एक आसान समाधान है। आपके पास अभी तक यह नहीं है, क्योंकि आप अभी भी छात्र हैं। लेकिन एक बार जब आप स्नातक हो जाते हैं, तो आपको अपने फोन के लिए एक कोड जनरेटर ऐप मिल जाएगा। बस सेवा की लाइन में उपयोग करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए रिडेम्पशन कोड लिखें, और वे सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आज ही इसके लिए आवेदन कर दूंगा। इससे एक पूर्वानुमोदन कोड के साथ उनके समग्र क्षति दावे को संसाधित करना आसान हो जाएगा। टीम लीडर ने काउंटर से कुछ नैपकिन उठाए और उनमें से प्रत्येक पर संख्याओं और अक्षरों की एक स्ट्रिंग लिखी और फिर उन्हें खाली लंच बॉक्स में भर दिया। फिर डाना ने उन्हें वापस फ्रिज में रख दिया जहां से उन्हें मिला था, और टीम के बाकी सदस्य बिल्डिंग में प्रवेश करने लगे। सर, इलाका साफ है। इलाके में कहीं भी जीवन का कोई निशान नहीं है। हम अब इमारत को सुरक्षित कर लेंगे, सैनिकों में से एक ने उन्हें बहुत गंभीर स्वर में बताया। आप निश्चिंत हो सकते हैं, वे अकादमी के असली अभिजात वर्ग हैं, न कि ऐसे बच्चे जो नाटक कर रहे हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि हमें संदेश क्यों नहीं मिला, लेकिन जब वे कहते हैं कि उन्होंने गोबलिन को मार डाला है, तो मुझे उन पर विश्वास हो जाता है। टीम लीडर ने अपने आदमियों को सूचित किया, जिन्होंने अपने चेहरे के मुखौटे उतारना शुरू कर दिया और कॉफी मशीन पर लाइन में लग गए। आज तक की सबसे अच्छी खबर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें सुबह 5 बजे बिस्तर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि कुछ पेंसिल पुशर को नहीं पता था कि अकादमी के उन एलीट लोगों के साथ क्या करना है, जिनके पास अभी तक प्राधिकरण कोड नहीं है, उनमें से एक आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। टीम लीडर ने अपना मग नीचे रखा और सहमति में सिर हिलाया। आपको समझना होगा, वे न्यूनतम वेतन वाले सहायक हैं। वे फोन का जवाब देते हैं। वे अभिजात वर्ग के लिए न्यूनतम सब्सिडी पर रहते हैं, और अभिजात वर्ग और सरकारी अधिकारियों के लिए कॉल सेंटर पर फोन का जवाब देते हैं, लेकिन वे खुद अभिजात वर्ग नहीं हैं। उनके पास और कुछ नहीं है, इसलिए वे काम पर शक्ति का आनंद लेना पसंद करते हैं। अगली बार जब वे पूछें तो बस उन्हें अपना छात्र आईडी नंबर दें, और यह स्वचालित रूप से आपको हम में से किसी एक के पास भेज देगा। उनका काम सहायता मांगने वाले स्थानीय नौकरशाहों से निपटना है, लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो वे केवल रिसेप्शनिस्ट होते हैं। मैं यह मान रहा हूं कि आप दोनों अपना अंतिम वर्ष शुरू कर रहे हैं और सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, टीम लीडर ने पूछा। वास्तव में हम अपने पहले वर्ष में हैं, और वे उसे आइडल बनने के लिए तैयार कर रहे थे। हम दोनों ही व्यावहारिक कौशल विशेष कक्षा में हैं, क्योंकि हम अधिकांश लोगों से थोड़ा आगे हैं,
और उन्होंने बिना किसी स्पष्टीकरण के हमें प्रशिक्षण के लिए यहाँ भेज दिया। मैं मान सकता हूँ कि उन्हें लगा होगा कि यहाँ अभी भी कोई है जो हमारा स्वागत कर सकता है, क्योंकि हमारे आने से कुछ घंटे पहले ही शहर को खाली कराया गया था। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब स्थिति से निपटा जा चुका है। अध्याय 48 विशेष बल का आगमन। विशेष बल की टीम के सभी सदस्य मुस्कुराहट के साथ दाना की ओर देखने लगे। ओह, वे अगले आर्कमेज की तैयारी कर रहे हैं, है न? एक आइडल का करियर बेहद छोटा होता है और उसका रवैया बकवास है, इसलिए उन्हें उम्मीद से पहले ही उसे बदलना होगा। मुझे गलत मत समझो, उसकी शक्ति शीर्ष पायदान पर है और वह लंबे समय तक शीर्ष अभिजात वर्ग में से एक रहेगी, लेकिन एक आइडल के रूप में आप अपने प्रशंसकों के लिए हमेशा इतने भयानक नहीं हो सकते, विशेष बल टीम के सदस्यों में से एक ने हंसते हुए कहा। तो क्या हर कोई एक दूसरे को जानता है? दाना ने पूछा और सैनिक हंस पड़े। देखिए, एलीट छात्रों के लिए सिर्फ एक ही अकादमी है। टीम लीडर के अलावा, जो थोड़ा बड़ा है, हम सभी लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए हम एक साथ स्कूल में थे। एक बार जब आप भीड़-भाड़ वाली कक्षाओं के पहले साल से बाहर निकल जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास सामाजिकता और एक दूसरे को जानने के लिए बहुत समय है। स्कूल में सबसे लोकप्रिय लोग स्कूल के बाहर भी मशहूर हो जाते हैं और हम में से हर साल सिर्फ 100 या उससे ज्यादा लोग ही ऐसे होते हैं जो एसेंडेड या उससे ऊपर की डिग्री हासिल करते हैं। आप दोनों अपने पहले साल में ही अवेकंड तक पहुंच रहे हैं, इसलिए आप लगभग उस समूह का हिस्सा होने की गारंटी है और आप जल्द ही मशहूर होने वाले बहुत से लोगों को जानेंगे। एलीट होने का यही मतलब है। यह बात समझ में आती है। आरोही से सिर्फ एक रैंक ऊपर कमांडर था और वे ऐसे शक्तिशाली लोग थे जिन्हें उनके गृहनगर में हर कोई नाम से जानता था, या तो इसलिए क्योंकि वे राजनेता बन गए थे, या इसलिए क्योंकि वे इतने अमीर थे कि आधे शहर के मालिक वे ही थे। लिथियम माइंस में कमांडर रैंक का एक योद्धा था जिसने सीरम के विकास के दौरान मेयर के रूप में प्रायोगिक उपचार लिया था। लेकिन अधिकांश शहरों में सुरक्षा के लिए केवल कुछ ही कुलीन लोग तैनात थे। शक्तिशाली कुलीनों के लिए सरकारी वजीफे और उनके संबंधों के कारण उनके लिए कुछ ही वर्षों में अमीर बनना और जहां भी वे तैनात थे वहां विलासिता से रहना मुश्किल नहीं था। दरवाजे पर ड्यूटी पर तैनात 2 लोगों के अलावा विशेष बल की टीम के बाकी सदस्य 2 युवा कुलीनों को सुरक्षित करने के लिए एकत्र हुए और कॉफी पीने लगे, जबकि वे सेना के मुख्य बल के आने का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें यहाँ आम राक्षस से भी अधिक शक्तिशाली कोई चीज मिली? टीम लीडर ने पूछा जब वह दूसरा कप डालने के लिए उठा। सिर्फ एक आयरन टस्क सुअर जो स्पष्ट रूप से जागृत था। अगर गोब्लिन्स के बीच कोई ऐसा नेता था जो सामान्य रैंक पर नहीं था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अंधेरे में उन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल है, खासकर कोहरे के साथ, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उनमें से कोई भी सीधे हमले से बच गया हो, कार्ल ने जवाब दिया। आपने शहर को कोहरे से ढकने का फैसला क्यों किया? क्या इससे आपका काम और कठिन नहीं हो जाएगा? विशेष बल दल के एक सदस्य ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं। इससे गोब्लिन्स के लिए यह देखना मुश्किल हो जाता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। इसलिए वे अंधाधुंध हमला करते हैं जब तक कि वे लगभग हम पर नहीं पहुंच जाते। लेकिन मेरे पास अपनी कक्षा के कौशल के रूप में एक हॉक है और वह कोहरे में शिकार करने में बहुत अच्छा है। आप देखिए, अगर यह जमीन के करीब रहता है तो वह नीचे देख सकता है, जबकि वे आगे की ओर देखते हैं और ज्यादा कुछ नहीं देख पाते हैं, कार्ल ने समझाया। ओह, तो यह ड्रूड्स की तरह है जिनके पास जानवर के रूप के बजाय एक पशु साथी है? दूसरों में से एक ने पूछा। कुछ कुछ ऐसा ही है।
यह एक विंडस्पीड हॉक है और इसने अभी अभी अवेकंड रैंक हासिल की है। एक वास्तविक जादुई जानवर, सिर्फ बाज नहीं। अब हम बात कर रहे हैं। इससे अंधेरे में शिकार करने में आपके आत्मविश्वास का पता चलता है। वे चीजें खतरनाक हैं, आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक बार जब उसकी टीम पर एक बाज ने हमला किया था। वे सभी तब तक बैठे रहे जब तक कि टीम के रेडियो ने यह घोषणा नहीं कर दी कि ट्रक शहर की सीमा तक पहुंच गए हैं और सेना शहर की पूरी तलाशी लेने के लिए फैल रही है। खैर, अब मौजमस्ती का समय खत्म हो गया है। वे चाहते हैं कि हम सब स्टैंड बाय पर रहें ताकि अगर उन्हें कुछ मिल जाए तो वे उसे पकड़ सकें। उनके पास राइफलें हैं, लेकिन वे एलीट नहीं हैं, इसलिए अगर उन्हें एक घायल गोबलिन के अलावा कुछ और मिलता है तो वे हमें बुला लेंगे, टीम लीडर ने समझाया। फिर वह उन सभी को भवन के सामने खुले क्षेत्र में ले गया, जिसे कार्ल ने शहर का चौक समझा था, और अब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में इसका उपयोग खुले बाजार के रूप में किया जाता था। लेकिन अगले खुले दिन तक सभी दुकानें खाली कर दी गई थीं। आज रविवार था, जो कि अधिकांश मजदूरों के लिए छुट्टी का दिन होता है, इसलिए अगर शहर में कोई बचा होता तो शायद यह खुला होता। लेकिन खाली जगह ने कल रात लड़ाई को बहुत आसान बना दिया था और गोबलिन के लिए छिपने के ज्यादातर अच्छे ठिकाने खत्म कर दिए थे। यहाँ और भी गोबलिन लाशें हैं। सैनिटरी सफाई का अनुरोध है। छठे और मुख्य स्थान पर भी गोबलिन की सफाई, और सातवें और मुख्य पर डॉट। जब पूरे शहर में लाशें बिखरी होने की खबरें आईं तो कार्ल मुस्कुरा उठे और विशेष बल दल ने हंसने से बचने की कोशिश की। तुमने सच में कोहरे में एक विंडस्पीड हॉक को छोड़ दिया है ना? यहाँ दर्जनों हैं जो दो कुलीनों के साथ मिलकर लड़ने के लिए समझ में आता है, लेकिन पूरे शहर में बेतरतीब लाशें हैं, एक एक करके। दूसरों को सचेत किए बिना उन्हें इस तरह से पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत चालाक होना पड़ेगा, टीम लीडर ने उनकी प्रशंसा की। यह एक बेहतरीन रणनीति थी। दाना के कोहरे के कारण न केवल वे हॉक को देख पाए, बल्कि वे अपने आदिवासियों के शव भी नहीं देख पाए, इसलिए वे तब तक वही करते रहे जब तक कि हॉक उनके पास नहीं पहुंच गया। कुछ ही मिनटों बाद कमांड व्हीकल, एक बख्तरबंद सेडान कार, शहर के केंद्र में पहुंची और एक भूत की लाश को कुचल दिया, जिससे बदबूदार खून पूरी गाड़ी के निचले हिस्से में फैल गया। मुझे उम्मीद है कि वे नहीं चाहेंगे कि हम उसमें घुसें। इसकी गंध कई दिनों तक बनी रहेगी, दाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस बारे में चिंता मत करो, तुम हमारे साथ अकादमी में वापस आओगे। मैंने पहले ही तुम्हारे शिक्षकों से मंजूरी के लिए भेज दिया है, टीम लीडर ने फुसफुसाते हुए कहा। अध्याय 49, सड़कें साफ। औपचारिक वर्दी पहने एक तेज तर्रार अधिकारी सेडान कार से उतरा। उसके चेहरे पर मृत गोबलिन की गंध के कारण एक विकृत भाव था, जिसे उसके ड्राइवर ने अभी अभी कुचला था। नमस्कार, आप दोनों से अपने पहले मिशन पर मिलकर खुशी हुई। मैं बेस कमांडर कर्नल रयान हूँ, आज शहर के सफाई अभियान का प्रभारी हूँ। उसने उनका अभिवादन किया, जो कार्ल या डाना की अपेक्षा से कहीं ज्यादा उत्साही और कम पेशेवर लग रहा था। नमस्कार कर्नल रयान, लेकिन यह हमारा पहला मिशन नहीं है, यह अकादमी का प्रशिक्षण मिशन था। हम इस वर्ष स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हैं, डाना ने एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिससे अधिकारी को और भी अधिक आराम मिला। यह कोई पहला मिशन नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि आपके उद्घाटन समारोह के लिए टिकट के लिए विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह की घटना के लिए सिर्फ आप दोनों को भेजना अविश्वसनीय है। यह सोचना कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दो बेहतरीन लोग इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, उन्होंने उत्साह से कहा। कार्ल ने यह नहीं देखा कि कैसे विशेष बल की टीम ने उसकी चापलूसी पर अपनी आंखें घुमाईं,
लेकिन बढ़ी हुई परिधीय दृष्टि के साथ उसे उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाना नहीं पड़ा। इसलिए उस आदमी ने यह नहीं देखा कि कार्ल का ध्यान उस पर नहीं था। मेरे पास 200 आदमी हैं जो जोड़े में शहर की तलाशी ले रहे हैं। उन्हें घर घर जाकर तलाशी लेने और हर घर की तलाशी लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर हम बेस पर वापस आ सकते हैं और किसी पुराने कुलीन व्यक्ति के आने का इंतजार कर सकते हैं, बेस कमांडर ने उन्हें बताया। माफ करना कर्नल, हमारी टीम के साथ उन्हें वापस लाने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी गई है। जैसे ही हम यह सत्यापित कर लेंगे कि मिशन पूरा हो गया है और शहर निवासियों के लौटने के लिए सुरक्षित है, हम उन्हें अकादमी में ले जाएंगे। दुर्भाग्य से इस बार फोटो शूट या किसी भी प्रचार कार्यक्रम के लिए समय नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप समझेंगे। आखिरकार अकादमी के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तभी कार्ल को एहसास हुआ कि कर्नल क्या चाहता है। वह युवा वर्ग के बीच दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा था, भविष्य में अपने संपर्क बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग कर रहा था। एक बेस कमांडर के रूप में संभवतः यह उनके काम का हिस्सा था कि उच्च स्तर पर होने वाली हर चीज के बारे में उन्हें जानकारी रहे, लेकिन कार्ल और डाना दोनों के लिए यह थोड़ा अजीब था कि इतने प्रभावशाली व्यक्ति की उनमें रुचि हो। शहर में इतने सारे सैनिकों के चलते ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा है। सड़कों पर लोग थे, अपने कामों में व्यस्त थे, ठेले लेकर सफाई करने वाले कर्मचारी थे, यहाँ तक कि सड़कों पर गोबलिन के खून को साफ करने के लिए एक दमकल गाड़ी भी लगाई गई थी, क्योंकि धूप में बदबू असहनीय हो रही थी। लेकिन आम सैनिकों के दिमाग में इसने केवल इस बात को पुष्ट किया कि कुलीन लोग कितने भयानक थे। ये दोनों अभी भी छात्र थे और पहले से ही वे पूरे गोबलिन जनजातियों को चीर रहे थे, जिनसे निपटने के लिए उनकी पूरी यूनिट को सुरक्षित रूप से जाना पड़ता। वे जहां भी गए वहां और भी अधिक गोबलिन शव थे, और यहाँ तक कि कार्ल ने भी यह गिनने की जहमत नहीं उठाई कि हॉक ने यहाँ आने के बाद से उनमें से कितने लोगों से निपटा है। वास्तव में जो बात मायने रखती थी वह यह थी कि कितने लोग अभी जीवित हैं और वे कब अपना काम पूरा कर घर जाकर अच्छा भोजन कर सकेंगे। दूर शहर के कूड़े के ढेर पर एक गंदी आग से हवा में घना काला धुआं उठ रहा था, क्योंकि सैनिक डीजल ईंधन का उपयोग करके गॉबलिनों के शवों को जला रहे थे, जिससे उनका सफाया हो रहा था, ताकि वे पूरे क्षेत्र में बीमारी न फैला सकें, और इस बात के सबसे बुरे सबूत को भी मिटा रहे थे कि राक्षसों ने वास्तव में शहर पर कब्जा कर लिया था। कार्ल ने बेस कमांडर की कार में रेडियो पर जो सुना उसके अनुसार उन्हें यथासंभव सफाई करने का निर्देश दिया गया था, ताकि वापस लौटने पर वहां के निवासी सुरक्षित महसूस कर सकें, जैसे कि आपदा को काफी हद तक रोक दिया गया था, न कि बाद में उससे निपटा गया था। यह उन छोटी छोटी राजनीतिक बारीकियों में से एक थी जिससे लोगों को भरोसा हुआ कि उनकी देखभाल की जा रही है, और इस मामले में यह और भी बुरा हो सकता था। अगर वे सेना का इंतजार करते तो गोबलिन्स ने ज्यादातर घरों को लूट लिया होता और रात भर में भारी मात्रा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होता। विशेष बल दल के नेता ने संतोष के साथ प्रगति देखी। वे दोपहर में सफाई दल भेजेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि शहर वास्तव में साफ हो गया है, लेकिन सैनिक सप्ताह के अधिकांश समय तक रहेंगे। बस किसी भी स्थिति के लिए हम वापस जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या कोई और बात थी जो आप हमारे जाने से पहले नोट करना चाहते थे? हाँ, ये जड़ी बूटी के पैकेट, मैं या तो यह जानना चाहता हूँ कि इनमें क्या है, या फिर अकादमी में विश्लेषण के लिए अपने साथ एक लाना चाहता हूँ। ये एक प्रभावी राक्षस विकर्षक प्रतीत होते हैं, और इसने सरकारी भवन में सीधे हम पर हमला करने की कोशिश करने वाले गोबलिन को रोक दिया, कार्ल ने कहा। टीम लीडर ने संबंधित बैग खोला, सूंघा और फिर सिर हिलाया।
मेरे पास इसका नुस्खा है। यह एक बहुत ही आम कीट निवारक है, लेकिन इसके लिए जड़ी बूटियां देश के कुछ ही क्षेत्रों में उगती हैं। यह उनमें से एक है। मुझे नहीं पता था कि यह गॉब्लिन के लिए काम करेगा, लेकिन यह कीट प्रकार के राक्षसों के साथ साथ सामान्य कीड़ों पर भी बहुत अच्छा काम करता है। स्थानीय मच्छर भगाने वाली दवा ने गोब्लिन को डरा दिया। शायद यह इंसानों की गंध को छुपाने के लिए थी, ताकि उन्हें पता न चले कि यह इलाका आबाद है। लेकिन अगर यह काम कर गया तो यह काम कर गया, और कार्ल ने टीम लीडर को अंगूठा दिखाकर संकेत दिया कि वह बाद में उस नुस्खे को लेना चाहेगा। बहुत बढ़िया। अब हम अकादमी के लिए रवाना होंगे। बेस कमांडर, हम आज शाम को आपके लिए पूरी रिपोर्ट लेकर लौटेंगे, टीम लीडर ने घोषणा की। धन्यवाद मेजर। मैं इन दो उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं के विस्तृत कारनामों का इंतजार करूंगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर वापस लौटा और भवन की छत पर उतरा, जहां एक आंतरिक सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता था, जिसे धूम्रपान क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था। जब हम आए थे तब की तुलना में अब आप अधिक उत्साहित लग रहे हैं, टीम के एक सदस्य ने कहा। मैं पहले कभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा, डाना और कार्ल ने एक स्वर में उत्तर दिया, फिर अपने समकालिक विचारों पर जोर से हंस पड़े। ठीक है, हम इसे बदल सकते हैं। अंदर जाओ और अपना हार्नेस बांध लो। अगर तुम घर लौटते समय घायल हो गए तो अकादमी हमें माफ नहीं करेगी, टीम लीडर ने उन्हें बताया कि उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जी श्रीमान। अध्याय 50 कैरियर पथ। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और पूर्व की ओर मुड़ गया, पेड़ों की चोटियों के ऊपर से उड़ता हुआ, लगभग एक नदी के किनारे किनारे चल रहा था। यहाँ से दृश्य बहुत सुंदर है, दाना ने माइक्रोफोन में कहा। हेलीकॉप्टर के शोर में उसकी आवाज लगभग दब गई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें जमीन पर देखने को मिले। तुम दोनों ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे नहीं पता कि अकादमी ने तुम्हें मूल रूप से क्या करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह गोब्लिन्स के लिए नहीं था। मैंने प्रतीक्षा करते समय जांच की, और छात्रों की अन्य टीमें मुट्ठी भर जादुई जानवरों को बाहर निकालने के लिए गईं, और फिर पहले दिन दोपहर को घर जाने के लिए गाड़ी बुलाई, टीम लीडर ने उन्हें सूचित किया। अब उनकी बातें सुनने के लिए कोई जिज्ञासु कान नहीं बचा था। मुझे लगा कि शायद यही वजह है। शहर के पास जंगली आयरन टस्क सुअरों का एक समूह था। यह दिन की एक अच्छी शुरुआत थी, और पहले तो हमें लगा कि शायद यही वजह है, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि सभी घर खाली थे, और उन्होंने सभी को इंतजार करने के लिए अंदर नहीं बुलाया था, कार्ल ने सहमति जताई। तो तुमने शहर में गोब्लिन्स की तलाश शुरू कर दी थी, और फिर जब तक हम नहीं आ गए तब तक तुमने उन सभी को मार डाला, अन्य विशेष बलों के सैनिकों में से एक ने पूछा। हमें लगा कि हमने शिक्षकों को कम आंका होगा, इसलिए हमने सभी गोब्लिनों को बाहर निकाल दिया और फिर सरकारी भवन में हॉटलाइन पर कॉल किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और सैन्य पुलिस भेजने की धमकी दी। अंततः वह आप ही थे, और उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं आ जाते हम फोन पर बने रहें, ताकि उन्हें हमारे लिए तलाशी वारंट जारी न करना पड़े, दाना हंस पड़ी। सैनिक ने खुशी से आंखें घुमाईं। वे बेवकूफों का झुंड हैं। मुझे यकीन है कि बॉस ने पहले ही उचित प्रोटोकॉल का पालन कर लिया होगा, लेकिन उन्हें कॉल करना आमतौर पर अंतिम उपाय होता है। किसी सैन्य इकाई या अकादमी से सीधे संपर्क करने से आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि इसके बाद वे आपको पदोन्नति देंगे? मैं देख रहा हूं कि आपके पास अभी भी प्रथम वर्ष के कॉमन ग्रेड बैज हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप दोनों में से कोई भी अभी भी कॉमन ग्रेड का हो। हमने कोहरा और शव देखे,
यह निश्चित रूप से दो कॉमन प्रशिक्षुओं के कौशल से परे है। हम देखेंगे, अगर वे ऐसा करते हैं तो यह बहुत बढ़िया होगा। आप जानते हैं कि अकादमी में क्या होता है, शक्ति को सम्मान मिलता है। इसलिए अगर हम उन्हें ब्लैक बैज देने के लिए राजी कर पाते हैं तो हम कम से कम अपने साथी प्रथम वर्ष के छात्रों के सामने दिखावा तो कर पाएंगे। कार्ल ने सहमति जताई। विशेष बल दल स्कूल की अपनी यादों पर हंस रहा था। वे सबसे पहले आगे बढ़ने वालों में से थे, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि काले बैज के साथ सबसे पहले होने के कई सामाजिक लाभ हैं जिन्हें वास्तव में मापा नहीं जा सकता। फिर बाद में जब आप कांस्य आरोही बैच पर चढ़े, आमतौर पर अपने दूसरे वर्ष में, आप असली पावर हाउस में से एक थे। योद्धा वर्गों के शरीर में वृद्धि के साथ आरोही रैंक ने उनके शरीर में बहुत बड़े बदलाव लाए, और यह वह बिंदु था जब उन्हें वास्तव में अलौकिक कहा जा सकता था। कार्ल पहले से ही एक मंजिला घर की छत पर कूद सकता था, लेकिन एलीट मानकों के अनुसार यह अभी भी संभव था। जब आप किसी को घर के ऊपर से फेंक सकते थे तो आप आरोही से जुड़े करतबों में शामिल हो रहे थे। हम अब अकादमी से ज्यादा दूर नहीं हैं। हमें पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा, लेकिन आपको छात्रों के बहुत सारे सवालों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। आज छुट्टी है और आप विशेष बलों के हेलीकॉप्टर से लौट रहे हैं। मैं इसे सूक्ष्म नहीं कहूंगा, इसलिए आपके मित्र जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे थे। पायलट ने हंसते हुए दूरी पर एक स्थान की ओर इशारा किया जो अकादमी हो सकता है। हेलीकॉप्टर बहुत तेज गति से नहीं उड़ रहा था और साइड के दरवाजे खुले थे, जिससे टीम के सदस्य अपने पैरों को साइड से बाहर की ओर लटका सकते थे, जबकि वे एक सुरक्षा डोरी से बंधे हुए थे। आम तौर पर यह चिंताजनक होता, लेकिन कार्ल ने उन्हें उसी स्थिति से रस्सियों से नीचे उतरते देखा था, इसलिए यह बहुत खतरनाक नहीं हो सकता था, चाहे वह कैसा भी दिखे। जैसे जैसे वे अकादमी के करीब पहुंचते गए, वे सभी छात्रों को यार्ड में आराम करते और पढ़ते हुए देख सकते थे। और कार्ल ने देखा कि सभी के सिर मुड़ गए थे क्योंकि उन्होंने एक आने वाले हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी। यह उस तरह का शोर नहीं था जो आप हर रोज सुनते हैं, इसलिए इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब यह मुख्य भवन के बगल में हेलीपैड पर उतरने लगा। दरवाजे खुले थे, इसलिए हर कोई गहरे हरे रंग की विशेष बल की पोशाकों के बीच दो सफेद और सुनहरे रंग की छात्र वर्दियों को पहचान सकता था, और स्कूल की सभी गपशप जानने की सहज इच्छा जागृत हो गई। शिक्षकों को जल्दी ही यहां आ जाना चाहिए। वे आपसे मिशन के दौरान क्या हुआ इस बारे में एक बयान चाहते हैं, इसलिए मैं आपको छुट्टी पर रखने पर विचार नहीं करूंगा, पायलट ने उन्हें सूचित किया क्योंकि रोटर धीमे होकर निष्क्रिय होने लगे थे। हाँ, मुझे डर था कि ऐसा होगा, लेकिन अगर आप लोग हमारे लिए अच्छी बातें कहें तो शायद हम तुरंत ही ब्लैक बैज प्राप्त कर सकें, कार्ल ने मजाक में कहा। दरवाजे पर खड़े लोगों ने अपने आप को खोल लिया और नीचे उतरकर कार्ल और डाना को हाथ बढ़ाया क्योंकि वे विमान से बाहर निकल रहे थे, जबकि सार्जेंट रीटा और दो शिक्षक, जिन्हें कार्ल नहीं पहचानता था, मैदान के पार हेलीपैड की ओर दौड़ रहे थे। ऐसा लगता है कि हमें अभी इसकी जरूरत है। सार्जेंट रीटा मेरी निजी ट्यूटर हैं, कार्ल ने अपने बगल में बैठे टीम के सदस्य को बताया। वह पूरी तरह से बुरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे याद है तो उसे अपनी शारीरिक फिटनेस से बहुत प्यार था, इसलिए उसके छात्र के रूप में यह देखना मुश्किल हो सकता है, आदमी ने मजाक किया। ईमानदारी से कहूं तो वह बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी क्लास है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा है, इसलिए वह हमेशा हर नई जानकारी के लिए दबाव डालती रहती है। यह रिपोर्ट काफी लंबी होगी, कार्ल ने समझाया।
ऐसा लग रहा था कि दाना अन्य दो अध्यापकों को पहचानती थी, इसलिए वे जादूगर वर्ग से ही होंगे और वे केवल कार्ल और दाना को ही नहीं बल्कि सभी को मिलने के लिए इशारा कर रहे थे।